बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम एडिमा और इफ्यूजन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो ये उस टॉपिक की पार्ट 2 है। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले इसको देख लेना, तभी आपको पार्ट 2 समझ आएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर को कम करके एडिमा करवा दिया था। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सोडियम और वाटर की रिटेंशन, ये किस तरह से एडिमा करवाती है। अब साल्ट की रिटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम को ज़्यादा इंटेक करते हैं, सोडियम क्लोराइड को इंटेक करते हैं, तो उसके साथ वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन होती है, ECF वॉल्यूम बढ़ता है। तो सोडियम की रिटेंशन की वजह से वाटर की रिटेंशन होती है। इन दोनों की वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ECF वॉल्यूम ज़्यादा हो गया पानी की वजह से। जब पानी ज़्यादा आ जाएगा तो वाटर करेगा क्या, वाटर प्लाज्मा प्रोटीन को डाइल्यूट कर देगा, जिसकी वजह से सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर रिटेंशन होगी, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो सोडियम रिटेंशन इस तरह से जाके काम करती होती है। तो साल्ट रिटेंशन एडिमा करवाती है, इफ्यूजन करवाती है। अब किन किन कंडीशन के अंदर साल्ट की रिटेंशन देखने को मिलती है, तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है प्राइमरी किडनी डिसऑर्डर। किडनी फेल हो गया है, किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा, तो साल्ट और वाटर की ऑटोमेटिक क्या होती रहेगी, रिटेंशन होती रहेगी। ये भी इतना ज़्यादा मसला क्रिएट नहीं करता, लेकिन उस बंदे ने जिसके अंदर किडनी फेल हो चुका है, उसने ज़्यादा साल्ट की इंटेक करना शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से ज़्यादा साल्ट रिटेंशन की वजह से एडिमा इफ्यूजन देखने को मिलेगा। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? कुछ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो रीनल परफ्यूजन को कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो गया है, हार्ट के अंदर ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो गई है। इसकी वजह से होगा क्या, किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम से कम आएगा, तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम चलने लगेगा। इनिशियली अर्ली हार्ट फेलियर के अंदर ये सिस्टम बेनिफिशियल है, क्योंकि साल्ट और वाटर की रिटेंशन होती है ना, तो वो करती क्या है, वो क्या करती है, हार्ट के प्री लोड को बढ़ा के कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देती है। लेकिन जैसे जैसे हार्ट फेल होना शुरू हो जाता है और मजीद पंप नहीं कर पाता, तो कार्डिक आउटपुट कम होना शुरू हो जाती है, और जो फ्लूइड रिटेन होता रहता है किडनी की वजह से, वो सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को बढ़ाता रहेगा, जिसकी वजह से एडिमा और इफ्यूजन देखने को मिलेगी। तो रीनल हाइपोपरफ्यूजन है, इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये दोनों क्या करेगा, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। या साल्ट की इंटेक हमने ज़्यादा कर ली, तो इनकी वजह से सोडियम की रिटेंशन होती है, सोडियम के साथ वाटर की भी रिटेंशन होती है। इसके बाद है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किन किन कंडीशन में, इन्फ्लेमेटरी न्यूप्लास्टिक ट्यूमर सेल भी कर सकती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से फिब्रोसिस होती है, इन्फेक्शन की वजह से फिब्रोसिस होती है, ट्यूमर भी कंप्रेस कर सकते हैं, कोई ट्रॉमा हो गया, पोस्ट सर्जिकल या इरेडिएशन है, ये सब के सब लिम्फ वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, लिम्फ वेसल को खराब कर देती है, जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड की क्लियरेंस कम से कम होती है। फाइनली लिम्फ एडिमा हो जाएगा उस पार्ट के अंदर। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है पैरासिटिक फिलियरेसिस, जो होता है, फिलियरेसिस एक कंडीशन का नाम है, और जो डिजीज जो पैरासाइट करवाता है वो है नीमाटोड वुचेरिया बैंकरोफ्टी। यह ऑर्गेनिज्म करता क्या है, ये ऑर्गेनिज्म उसकी फिब्रोसिस करता है, लिम्फेटिक चैनल्स की और लिम्फ नोड की। फिब्रोसिस की वजह से उन लिम्फ नोड की और लिम्फेटिक चैनल की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की क्लियरेंस कम से कम होगी, जिसकी वजह से इस कंडीशन में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लोअर लिम्ब, स्क्रोटम का एडिमा देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस होती है। कहते हैं कि जब ब्रेस्ट कैंसर में या ब्रेस्ट को एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके लिए सर्जिकल रिमूवल या इरेडिएशन करते हैं। इस कंडीशन में भी जो एक्सिलरी लिम्फ नोड वो डैमेज हो जाती है या इनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब उन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, आपको अपर लिम्ब का मैसिव एडिमा देखने को मिलता है। ठीक हो गया, जब जो ब्रेस्ट और इसके एसोसिएटेड एक्सिलरी लिम्फ नोड की इरेडिएशन या सर्जिकल रिमूवल करते हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी को समझ लेते हैं। अब एडिमा ग्रोसली आप देख सकते हो कि आपको सूजश देखने को मिलेगी, जब बंदा सूज गया, जिसको आप उर्दू ज़बान में बोलते हो। माइक्रोस्कोपिकली किस तरह से देखने को मिलेगा, माइक्रोस्कोपिकली आपको पता है कि इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जिसमें आप प्रोटियोग्लाइकेन्स, ग्लाइकोप्रोटीन, गैग्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, उनकी आपको वाइड सेपरेशन देखने को मिलेगी। जिस तरह से अगर आप किसी सवैयाँ डाल लो पानी के अंदर, तो उसमें आप जो सवैयों के जो दाने होंगे, अगर आप ज़्यादा पानी डाल लोगे, ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा, तो जो सवैयों के दाने होंगे वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेटेड होना शुरू हो जाएंगे। एडिमा किन किन जगह पे देखने को मिल सकता है, सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर, जिसको आप सबकुटेनियस एडिमा बोलते हैं। ठीक है, कुछ एडिमा किस में देखने को मिलता है, पेरीऑर्बिटल टिश्यू में, रीनल फंक्शन डिसफंक्शन की वजह से, पल्मोनरी एडिमा, ब्रेन एडिमा। फिर इसके बाद इफ्यूजन को देखते हैं। सबकुटेनियस एडिमा
सबक्यूटेनियस एडिमा डिफ्यूज भी हो सकता है। डिफ्यूज का मतलब होता है वाइडली सेपरेटेड या किसी एक पार्टिकुलर एरिया तक लोकलाइज्ड भी हो सकता है, उन एरिया जहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सबक्यूटेनियस एडिमा की ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में ग्रेविटी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस लेग की तरफ होता है, तो ज़्यादा एडिमा लेग में देखने को मिलेगा स्टैंडिंग पोजीशन में। और जब रिकम्बेंट पोजीशन होती है, लाइंड पोजीशन होती है, तो उसमें सैक्रम में मैसिव एडिमा देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट एडिमा, वो एडिमा जो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, स्टैंडिंग पोजीशन में लेग और रिकम्बेंट पोजीशन में सैक्रम के ऊपर हो। अगर हम सबक्यूटेनियस एडिमेटस टिश्यू के ऊपर फिंगर प्रेस करें तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देती है और एक छोटा सा डिप्रेशन पिट देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं पिटिंग एडिमा। तो पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। जो एडिमा रीनल डिसफंक्शन की वजह से था, रीनल इनसफिशिएंसी या रीनल फेलियर की वजह से था, तो उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट साइन होता है वो होता है पेरिऑर्बिटल एडिमा। तो यहाँ पर रीनल डिसफंक्शन की वजह से जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू में होती है, फॉर एग्जांपल आईलिड्स में, जिसको पेरिऑर्बिटल एडिमा बोलते हैं। पल्मोनरी एडिमा अगर हो जाए तो लंग्स अपने वेट से 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। और अगर इनका सेक्शन काटे तो उसमें फ्रोथी का मतलब होता है झाग, ठीक है, ब्लड टिंज फ्लूइड देखने को मिलता है, जिसमें एयर एडिमा फ्लूइड भी है और दूसरे एक्स्ट्रा वेजेटेड आरबीसीज भी है। ठीक है, एयर फ्रोथ को शो कर रहा है, ब्लड आरबीसी को शो कर रहा है, फ्लूइड किसको शो कर रहा है, एडिमा को। ब्रेन एडिमा लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज पूरे के पूरे ब्रेन को इन्वॉल्व कर सकता होता है। अब जो ब्रेन स्वेलो हो गया है तो उसमें क्या निशानी होती है, उसके सल्काई नैरो होती है, जिसके गायराई डिस्टेंट होते हैं। ठीक है, गायराई भरे पड़े होती है और सल्कस बहुत नैरो हो जाती है। गायराई और सल्काई इन दोनों को कंप्रेस करने वाला अनयील्डिंग स्कल होता है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, जब भी आपको पता है कि मैग्नेटोल यूज़ करते हैं। अब इफ्यूजन की बात करते हैं। इफ्यूजन अगर पहले प्लूरल कैविटी के अंदर हो तो उसको हाइड्रोथोरैक्स पेरिकार्डियल कैविटी में हाइड्रोपेरिकार्डियम, या फिर पेरिटोनियल कैविटी में हो तो उसको हाइड्रोपेरिटोनियम में एसाइटीज भी बोलते होते हैं। यहाँ पर जो नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन वाले एडिमा को या इफ्यूजन को ट्रांसयूडेटिव इफ्यूजन बोलते हैं, जो कि प्रोटीन पुअर होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, स्ट्रा कलर्ड होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन देखने को मिलती है, जो पेरिटोनियल इफ्यूजन होता है, जो लिम्फेटिक ब्लॉकेज की वजह से, जिसको बोलते हैं काइलुअस इफ्यूजन। वाइट इज काइलुअस क्योंकि इसमें काइल, वो काइल असल में होता है क्या है, जो लिपिड्स होती है गट से जो एब्जॉर्ब होते हैं वो इसी में आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको वाइट कलर एडिमा देखने को मिलता है। ठीक हो गया, मिल्की कलर एडिमा। जबकि एक्सुडेटिव इफ्यूजन, जो कि इन्फ्लेमेटरी इफ्यूजन भी बोल सकते हैं, वो प्रोटीन रिच होती है और प्रोटीन क्लाउडीनेस अपीयर होती है, और क्लाउडीनेस की एक वजह वाइट ब्लड सेल्स भी होती है। क्लिनिकल फीचर्स को देख लेते हैं, जो एडिमा की कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला है सबक्यूटेनियस एडिमा। सबक्यूटेनियस एडिमा का पहला क्या होगा, सबक्यूटेनियस एडिमा हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई कार्डिक या रीनल डिजीज हो चुका है, और सबक्यूटेनियस एडिमा वुंड की हीलिंग को भी खराब कर देगा और इन्फेक्शन के क्लियरेंस को भी कम से कम कर देगा। पल्मोनरी एडिमा की बात करते हैं। पल्मोनरी एडिमा किस कंडीशन में देखने को मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में देखने को मिलता है, लेकिन ये रीनल फेलियर की वजह से भी हो सकता है, या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी, या इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या होगा, कॉज बता दिया, इफेक्ट क्या होगा। अब ज़्यादा फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी तो गैसियस एक्सचेंज काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने एक और बैरियर ऐड कर दिया गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम से कम हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा का मतलब है लंग्स के इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना। पल्मोनरी एडिमा की वजह से या प्लूरल इफ्यूजन, यानी प्लूरल इफ्यूजन भी हो गई है वो, और पल्मोनरी एडिमा को ख़राब कर देती है, क्योंकि प्लूरल इफ्यूजन मजीद गैसियस एक्सचेंज को कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी, वो पल्मोनरी पैरेन्काइमल टिश्यू को कंप्रेस कर देती है। पेरिटोनियल इफ्यूजन या एसाइटिस का वजह क्या थी, पोर्टल हाइपरटेंशन थी, तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ज़्यादा इन्वायरमेंट को फेवरेबल करती है, यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से फेटल इन्फेक्शन देखने को मिलती है। ब्रेन एडिमा हो जाता है तो ब्रेन एडिमा की वजह से हर्निएशन देखने को मिलती है फोरामिन मैग्नम के थ्रू, और इस हर्निएशन में ब्रेन स्टेम की वैस्कुलर सप्लाई भी कंप्रेस हो सकती है। अगर मेडुलरी सेंटर डैमेज हो गया तो उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया एडिमा और इफ्यूजन का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।